हेलो दोस्तों, 13 अप्रैल है आज। तो आज के करंट अफेयर्स की क्विज हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करी जा रही है कि अभी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना विस्फोट हो रहा है, तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन? कुछ बातें आपको बताऊंगा, इस पे आप गौर करिएगा। कोरोना का सुपर स्प्रेड जो है, कल शाही स्नान में 20 लाख लोग जुटने की आशंका है, जबकि पिछले साल तबलीगी जमात में मात्र 2000 लोग जुटने से हंगामा खड़ा हुआ था। तो यहाँ पे बात करी जा रही है कि महामारी के ये जो महामारी है, इसके दो अलग अलग नियम क्यों हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, हरिद्वार कुंभ 2021 की बात करी जा रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कितना ज्यादा क्राउड है। और दूसरी तस्वीर जो है वो लास्ट ईयर की है, निजामुद्दीन मरकज में 2020 का। तो ये दोनों तस्वीरों में आपको कंपैरिजन बताना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुंभ के लिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, परंतु मेरी बात ये सीधी सी है कि जब अभी इतनी बड़ी समस्या चल रही है, तो यहाँ पर 20 लाख लोग अगर जुटते हैं, यहाँ पे सरकार का अपना अपना तर्क है। वो कहती है कि इस जगह पे जब तक आप पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखाओगे तब तक आपको एंट्री नहीं मिलेगी। पर मेरा ये मानना है कि अगर इस भीड़ में, जहाँ पे आप 2 गज की दूरी का नहीं रख पा रहे हो, वहां पे अगर आप एक भी अगर नेगेटिव पॉजिटिव अगर पहुंच जाता है, तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? एक और बात आती है, अभी हाल ही में पूरे बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, वो तो हो गए, ठीक है। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव जो है वो चल रहे हैं, होने वाले हैं 17 अप्रैल को दमोह में वोटेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, कोरोना से नहीं डरेंगे, मतदान हम जरूर करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन का जो एक नारा है जो बनाया गया है, आप इसको सोचिए, इसके ऊपर विचार करिए। क्या ये सही है? क्या ये सही है? अभी हम इतनी बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं, परेशान हैं, और यहाँ पे सरकार जो है सिर्फ चुनाव कराने के लिए तत्पर है। आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ। ये दैनिक भास्कर से मैंने तस्वीर ली है। आप यहाँ देख सकते हैं, चारों तरफ चिताएं ही चिताएं जल रही है। भोपाल के भदभदा विश्राम घाट की है, शमशान घाट की है, जहां पर सोमवार को 41 कोरोना संक्रमितों के शव पहुंचे थे। समस्या इतनी ज्यादा विकराल थी कि अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ गई थी। और आपको एक और चीज बता दूं, साथ ही साथ में जबलपुर में भी लगभग 40 शव जो थे वो पहुंचे थे, और वहां पे शव को अंतिम संस्कार करने के लिए लगभग 24 घंटे का इंतजार करना पड़ गया था। तो ये विकराल स्थिति है। इसके बाद भी मध्य प्रदेश में दमोह जिले में चुनाव कराए जा रहे हैं। अगर वहां पे व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं, कोरोना वहां पे अगर फैलता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? चलिए, तो ये तो हमने देख ली यहाँ पे कुछ बातें जो कि इंपॉर्टेंट थी आप सभी लोगों को जानना। वापस आते हैं, टीकाकरण उत्सव जो है वो मनाया गया है। दूसरे दिन टीकाकरण उत्सव का दूसरा दिन था। इसमें कोविड-19 के 37 लाख से अधिक खुराक जो थे वो दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस टीका उत्सव के दौरान सभी लोगों के 100% टीकाकरण कराने की बात कही है। उन्होंने इस मामले में देश के युवाओं को भी आह्वान किया और कहा कि वे लोग आगे आए और वैक्सीनेशन के बारे में जागरूकता फैलाएं। तो यही मैं बात करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जब इतनी बातें कर रहे हैं कि लोगों को आगे आना चाहिए, वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जब आप लॉकडाउन लगाने की बात कर रहे हैं, सभी चीज़ों को रोकने की बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम बंद करा रहे हैं, आप पोस्टपोन कर रहे हैं एग्ज़ाम, तो फिर ये धार्मिक चीज़ें, धार्मिक जो आयोजन है, इस पर आप इतना बड़ा धार्मिक आयोजन जो कुंभ मेला लग रहा है, उसके ऊपर रोक आपने क्यों नहीं लगाई? चुनाव के ऊपर भी आप संज्ञान ले सकते हैं, चुनाव आयोग को भी इसके ऊपर आगे आना चाहिए। चलिए, 100% टीकाकरण कराने की बात यहाँ पे की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। दुनिया भर में नाइट कर्फ्यू जो लग रहा है, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने बात कही कि अभी जो समस्या चल रही है, इसमें पूरी दुनिया में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और लोग इसी को ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो वैसे ही हमारे भारत देश में भी कोरोना कर्फ्यू को हम बदल के नाइट कर्फ्यू में परिवर्तन करने के यहाँ पे विचार कर रहे हैं, और जिसको हम सही मान रहे हैं। 70% तक RT-PCR टेस्ट रखने का लक्ष्य रखा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको टेस्ट करना है। RT-PCR टेस्ट जो हुआ करता है कोरोना की जांच के लिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहचान पाएंगे और उसको हम इलाज कर पाएंगे। यही एक हमारे पास एक विकल्प बचा है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया। चलिए, एक और खबर है, सुशील चंद्रा नए चुनाव आयुक्त बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बने। सुशील चंद्रा ने 13 अप्रैल 2021 को देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। इसके पहले सुनील अरोड़ा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। सुशील चंद्रा का कार्यकाल अगले साल मई तक जारी रहेगा।
सुशील चंद्रा के नेतृत्व में आने वाले समय में देश में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अगले साल मई तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। तो इनके कार्यकाल में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। मतलब अभी इस साल फिर चुनाव होने हैं, आपको मई तक, लास्ट मई तक देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है कि इसी साल में ही हो सकता है आपको चुनाव देखने को मिल जाए। तो अभी सिर्फ हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज चल रही है, चुनाव कराते चलिए। बंगाल में चुनाव हुए, फिर अभी यहाँ चुनाव हो गए, अब फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। बस सरकार का सिर्फ एक ही काम है, चुनाव कराते रहना। चलिए वापस आते हैं करंट अफेयर्स क्विज की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है फिर से। और आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन जो है वो लगातार मिलते रहेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए बाफ्टा अवार्ड 2021 में किसी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? रिसेंटली हु हैज गॉट द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द गिवन बाफ्टा अवार्ड 2021? ऑप्शन है आपका ट्विस्ट, द डिग, नोमैडलैंड या फिर हियर बिफोर। चलिए इसका आंसर दीजिए। बाफ्टा अवार्ड 2020 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चलिए इसका आंसर है नोमैडलैंड। नोमैडलैंड को बेस्ट फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया बाफ्टा अवार्ड 2021 में। वर्ष 2021 के द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म, जिसको हम मोशन आर्ट भी बोला करते हैं, टेलीविजन आर्ट, बाफ्टा का पुरस्कार जो है वो दिया गया है, जिसमें इस साल इस अवार्ड की सेरेमनी में फिल्म नोमैडलैंड की धूम मची रही, जिसको इनको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। इस फिल्म ने कई अवार्ड अपने नाम पर किए, बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी नोमैडलैंड ने अपने नाम पर किया है। हाल ही में कौन यूएई संयुक्त अरब अमीरात की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ यूएई? ऑप्शन आपका फातिमा मोहम्मद, नौरा अल मतरूशी, नसीबा फारूकी या फिर रहमत अल शबनम। चलिए इसका आंसर दीजिए। हाल ही में यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? चलिए इसका आंसर है नौरा अल मतरूशी। नौरा अल मतरूशी जी को यूएई संयुक्त अरब अमीरात की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री चुना गया है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की गई, जिसमें दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद। चलिए काम की जिनको मिलती है दुबई के शासक, क्योंकि वहां पे शासक का ही काम चलता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं, वैसे दुबई में शासक चला करते हैं, राजा जिसको बोल सकते हैं, या फिर वहाँ का जो राजा भी बोल सकते हैं, शासक बोलते हैं इसको। अल मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम ने बताया कि नौरा अल मतरूशी देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। दूसरे अंतरिक्ष यात्री का नाम मोहम्मद अल मुल्ला है। कौन व्यक्ति हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निर्देशक बने? हु हैज रिसेंटली बिकम द मिशन डायरेक्टर फॉर द अटल इनोवेशन मिशन? हरीश चौधरी, जितिन प्रसाद, महेश कुमार या फिर चिंतन वैष्णव। चलिए इसका आंसर दीजिए। कौन व्यक्ति हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निर्देशक चुने गए हैं? चलिए इसका आंसर है डॉक्टर चिंतन वैष्णव। डॉक्टर चिंतन वैष्णव जी को हाल ही में चुना गया है अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक। डॉक्टर चिंतन वैष्णव जो है इस महीने के अंत में रामनाथन रामनान का पदभार ग्रहण करेंगे। रामनाथन जून 2017 से अटल इनोवेशन मिशन के पहले निदेशक के रूप में अग्रणी रहे हैं। 2017 में चालू किया गया था अटल इनोवेशन मिशन, तब से रामनाथन जी जो है, रामनाथन रामनान, इस पद पर बने हुए थे। अब डॉक्टर चिंतन वैष्णव जी को चुन लिया गया। डॉक्टर वैष्णव अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में अपने वर्तमान कार्यभार से आगे बढ़ रहे हैं। निम्न में से किस सरकार ने सरकारी नौकरी में EWS कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट देने की घोषणा की है? Which of the following state government has announced relaxation of 5 years for male candidate of EWS category and 10 years for female candidate in the government jobs? पंजाब, बिहार, दिल्ली या फिर राजस्थान। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने EWS कैटेगरी मतलब ये इकोनॉमिकल वीक सब डिविजन्स के मतलब है यहाँ पे, जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हुआ करते हैं, कैटेगरी जो जिसमें बिलोंग करा करते हैं, उनके लिए पुरुष उम्मीदवारों को
5 वर्ष और महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट देने की यहाँ पे घोषणा की राजस्थान सरकार ने आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की तर्ज पर आर्थिक रूप से पिछड़े पुरुष अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, जबकि इसी श्रेणी में महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दी है। गहलोत, चलिए काम की चीज मिलती है। अशोक गहलोत जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। 2021-22 के बजट में आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को राहत देने की घोषणा इन्होंने की थी। वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम की कोशिकाओं का उपयोग किया है? साइंटिस्ट हैव यूज्ड द स्टेम सेल ऑफ द विच एनिमल टू मेक न्यू लिविंग रोबोट्स? बिल्ली, मछली, मेढक या फिर सांप? चलिए इसका आंसर दीजिए। वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करने की बात यहाँ पे करी है? चलिए इसका आंसर है मेढक। मेढक की जो कोशिकाएं हैं उनका यूज करके रोबोट बनाने की यहाँ पे बात करी गई है। वैज्ञानिकों ने जीवित रोबोट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इन रोबोट्स को जेनोबॉट्स नाम दिया जाएगा। जेनोबॉट्स मेढक की कोशिकाओं से बने होते हैं, इसी वजह से इसका नाम दिया गया है। उनका नाम जेनोपस लाविस मेढक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने रोबोट बनाने के लिए कोशिकाओं की आपूर्ति की। जेनोपस लाविस एक अफ्रीकी मेढक है। निम्न में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अलाउड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टू पार्टनर इन द प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल सिस्टम? डीआरडीओ, इसरो, नासा या फिर भेल? चलिए इसका आंसर दीजिए। निम्न में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने के लिए अनुमति दी है? चलिए इसका आंसर है डीआरडीओ। डीआरडीओ ऐसी कंपनी है जिसका नाम है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिसाइल प्रणालियों में विकास के लिए प्राइवेट क्षेत्र को अलाउ किया है। यह घोषणा विकास व उत्पादन भागीदार कार्यक्रम के तहत की गई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? Who has recently been appointed as a new Secretary of Economics Affairs by the Central Government? संजय सचदेवा, अजय सेठ, मोहन अग्रवाल या फिर हेमा त्यागी? चलिए इसका आंसर दीजिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया है? चलिए इसका आंसर है अजय सेठ। अजय सेठ जी को नियुक्त किया है। तरुण बजाज का स्थान लेने वाले हैं आर्थिक मामलों के विभाग में। इसके पहले अजय सेठ की जगह ये थे, अब अजय सेठ लेने वाले हैं। तरुण बजाज पहले नंबर पे थे। अजय सेठ 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अभी वह अपने कैडर में कर्नाटक में कार्यरत हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधु दुर्ग जिले में अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड अंबोली एरिया एज ए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन द सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट? बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर झारखंड? चलिए इसका आंसर दीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधु दुर्ग जिले में अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? चलिए इसका आंसर है महाराष्ट्र। बीते दिनों महाराष्ट्र में वन्यजीव शोधकर्ताओं के एक समूह ने सिंधु दुर्ग जिले की सावंतवाड़ी तहसील में अंबोली के पास मीठे पानी में पाए जाने वाली मछली की दुर्लभ प्रजाति सिस्टूरा हिरणकेशी की खोज की थी। सिस्टूरा हिरणकेशी मीठे जल में पाए जाने वाली सिस्टूरा मछली की एक सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासुली करने का मंजूरी दे दी है? द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड चेंजिंग द एग्जिस्टिंग नेम ऑफ द तपोस्थली ऑफ विच पोएट टू महमूदपुर टू परासुली? चलिए इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है आपके पास सूरदास, कालिदास, विद्यापति या फिर जयदेव। चलिए इसका आंसर करने दीजिए। सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली को मौजूदा नाम जो है महमूदपुर को बदलकर परासुली करने का मंजूरी दे दी है? यहाँ पे दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। हम डेली के ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्विज करने वाले हैं और साथ ही साथ में जो लेटेस्ट के अपडेट आने वाले हैं लॉकडाउन को लेके या फिर जो भी न्यूज आएंगी उसको हम डेली करेंगे। चलिए तो आंसर है इसका सूरदास जी की तपस्थली जो है जिसका नाम महमूदपुर जो था उसका नाम बदलकर परासुली करने का
निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में मथुरा की गोवर्धन तहसील के निकट स्थित महमूदपुर नाम का एक गांव है, जहां पर आधिकारिक तौर पर बदलकर नाम उसका परासुली करने का निर्णय लिया गया है। यह गांव महाकवि सूरदास की कर्मस्थली के रूप में विख्यात है। सूरदास ब्रज ब्रज रसस्थली विकास समिति परासुली मथुरा पिछले 4 दशक से गांव का नाम बदलने की मांग कर रही थी। अब यहाँ पे निर्णय ले लिया गया। निम्न में से किस टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है? किस देश की टीम ने? विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज अपॉइंटेड फॉर्मर इंडियन हॉकी कोच हरेंद्र सिंह एज देयर कोच? ऑप्शन आपका पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की पुरुष हॉकी टीम या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तीनों की बात करें यहाँ पे, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तीनों की पुरुष हॉकी टीम या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलिए इसका आंसर है अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व प्रशिक्षक हरेंद्र सिंह को अमेरिकी पुरुष टीम का नया कोच बना दिया गया है। हरेंद्र को सन 2012 में द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे 2017 से लेकर 2018 तक भारत के सीनियर टीम के कोच भी रहे हैं। इसके अलावा वे भारत की महिला टीम को भी प्रशिक्षण दे चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख तक का कर दिया है? Indian Reserve Bank (RBI) has increased the deposit limit for the payment bank from rupees 1 lakh to how many lakhs? ऑप्शन आपका 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 7 लाख रुपए या फिर 8 लाख रुपए। चलिए इसका आंसर दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेमेंट बैंक के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर कितने लाख तक का कर दिया है? चलिए इसका आंसर है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तक के लिए लिमिट बढ़ा दी है। यह राहत जो है आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से लागू की है। मौद्रिक नीति में केंद्रीय बैंक ने डिजिटल पेमेंट बैंक को यह बड़ा प्रोत्साहन दिया है। गौरतलब है कि पेमेंट बैंक काफी समय से डिपॉजिट लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसके पहले सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट को 5 लाख रुपए तक बढ़ाया गया था। भारत और किस देश ने 8 अप्रैल 2021 को सीमा पार से फैलाए जाने वाले आतंकवाद सहित आतंकवाद के तमाम रूपों की निंदा की है? इंडिया एंड विच कंट्री हैज condemned of all form of the terrorism including terrorism spread from the across the border of on 8 अप्रैल 2021? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर मालदीव? चलिए इसका आंसर दीजिए। भारत और किस देश ने 8 अप्रैल 2021 को सीमा पार से फैलाए जाने वाले आतंकवाद सहित आतंकवाद के तमाम रूपों की निंदा की है? चलिए इसका आंसर है मालदीव। भारत और मालदीव ने 8 अप्रैल को सीमा पार आतंकवाद समेत दहशतगर्दी के सभी स्वरूपों की पुरजोर निंदा की और सतत तरीके से इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की योजना भी बताई है। दोनों देशों ने इस बात की आवश्यकता बताई कि सभी देश तत्काल सतत सत्यापन योग्य कार्यवाही करें ताकि उनसे नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का इस्तेमाल दूसरों पर आतंकवादी हमलों के लिए इस्तेमाल न किया जा सके। सीआरपीएफ शौर्य दिवस, सीआरपीएफ का शौर्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सीआरपीएफ शौर्य दिवस इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ऑप्शन है आपके पास 10 जनवरी, 12 मार्च, 9 अप्रैल या फिर 3 जुलाई। चलिए इसका आंसर दीजिए। सीआरपीएफ शौर्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल के दिन सीआरपीएफ शौर्य दिवस जो है वो मनाया जाता है। 2021 में 56वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। सीआरपीएफ की छोटी टुकड़ी ने 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के खिलाफ कच्छ के रण में 34 पाकिस्तानी सैनिकों को सफाया कर दिया था। यह पहली बार था जब पूर्ण रूप से पैदल सेना की टुकड़ी ने पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध सफल लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई के दौरान सीआरपीएफ के 6 जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी। इन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शौर्य दिवस को हर साल चिन्हित किया जा रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of the Airport Authority of India? संदीप मेहता, संजीव कुमार, विनीत सिन्हा या फिर शोभित बनर्जी? चलिए इसका आंसर दीजिए। एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष रूप में किसको नियुक्त किया गया? चलिए इसका आंसर है संजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव कुमार ने 7 अप्रैल 2021 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला। संजीव कुमार महाराष्ट्र कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे महाराष्ट्र सरकार के राज्य आयुक्त जीएसटी के तौर पर भी तैनात रह चुके हैं।
कुमार एआई के संगठनात्मक लक्ष्यों जैसे कि विश्व स्तर की विमानपत्तन अवसंरचना सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं के साथ साथ दुनिया में अग्रणी हवाई नेविगेशन सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास में नेतृत्व करेंगे। जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अनमाया का शुभारंभ किसने किया? हु इनॉग्रेट द एथिक हेल्थ कोलेब्रेशन अनमाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह या फिर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन? चलिए इसका आंसर है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 7 अप्रैल 2021 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अनमाया का शुभारंभ किया। यह बहुहितकारक हितधारक अनमाया भारत के आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों के प्रयासों को बढ़ावा देगी। केंद्रीय मंत्री ने वरिष्ठ नेताओं को कोविड-19 के समानी टीबी के रोग से जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। साथ ही जनजातीय समुदायों के प्रचलित अन्य महत्वपूर्ण बीमारियां जैसे कि सिकल सेल रोग, मलेरिया, एनीमिया, कुपोषण से निपटने का पूरा प्रयास किया जाएगा। केंद्र ने किस राज्य के लिए 670 करोड़ रुपए की 40 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है? द सेंटर हैज अप्रूव 14 रोड प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ 670 करोड़ फॉर विच ऑफ द स्टेट? झारखंड, बिहार, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए इसका आंसर है झारखंड। सड़क परियोजना लगभग 127.93 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है। 7 अप्रैल 2021 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी। इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग NS 331 के मुख्य के एक हिस्से का सुदृढ़ीकरण और पुनर्निर्माण शामिल है, जिसकी अनुमानित लागत जो है वो 76.5 करोड़ रुपए है और NH 143B के एक हिस्से को 81.59 करोड़ की अनुमानित लागत से मजबूत और चौड़ा करना है। झारखंड में 18.7 करोड़ रुपए की लागत से NH 10 been appointed as a new Secretary of Economic Affairs by the central government. संजय सचदेवा, अजय सेठ, मोहन अग्रवाल या फिर हेमा त्यागी? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। क्या रहने वाला है? केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? चलिए इसका आंसर है अजय सेठ। अजय सेठ को हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। मेरा नाम है ऋतुराज और आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिए। इस क्वेश्चन का देखते हैं। अजय सेठ को आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव की जिम्मेदारी अजय सेठ को सौंपी गई है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि तरुण सेठ इसके पहले आर्थिक सचिव थे, मतलब अब इसके पहले तत्कालीन सचिव अरुण बजाज थे, अब रिसेंट में नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अजय सेठ को। अजय सेठ 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। अभी वह अपने कैडर राज्य कर्नाटक में कार्यरत है। विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये वही क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था। वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 मई या फिर 7 अप्रैल? चलिए इसका आंसर दीजिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। एक दिन का मकसद पूरी दुनिया के लिए, इस दिन का मकसद जो है पूरी दुनिया के लिए लोगों में सेहत के प्रति सचेत करना और बताना है कि स्वास्थ्य ही सब कुछ है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। दुनिया भर के लोगों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए जागरूक करना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। 7 अप्रैल, इस दिवस की शुरुआत 7 अप्रैल 1950 में की गई थी। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में निम्न में से किसको नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as the next Chief Justice of India? जस्टिस NV रमना, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस अशोक गांगुली या फिर जस्टिस संजय यादव? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। क्या रहेगा? भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
चलिए, इसका आंसर है जस्टिस एन वी रमना। जस्टिस एन वी रमना जी को नियुक्त किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 अप्रैल 2021 को जस्टिस एन वी रमना को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश सीजीआई नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति रमना 24 अप्रैल 2021 को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इसके पहले प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश रमना के नाम की सिफारिश की थी। चलिए, मानदंडों के मुताबिक, मतलब जो अभी चले आ रहे हैं, जो इनके जो रूल्स होते हैं, इसके हिसाब से मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति होने के 1 महीने पहले सीजेआई का नाम केंद्र सरकार को देना होता है। मतलब ये कि जो न्यायाधीश होता है, जो अभी जो तत्कालीन न्यायाधीश रहेगा, जो सेवा में है, वो अपने सेवानिवृत्त होने के पहले किसी दूसरे, मतलब किसी अपने से लगता है कि उसके बाद किसको होना चाहिए वरिष्ठ न्यायाधीश, तो उसको नाम सजेस्ट करता है वो केंद्र के लिए कि भाई मेरे बाद इसको आप बना सकते हैं, सिफारिश करता है एक प्रकार से। और फिर राष्ट्रपति जो है, किसी भी, मतलब हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, उस न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? Recently, which state government has declared Aboli area as a biodiversity heritage site in the सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट? ऑप्शन है आपका बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर झारखंड। चलिए, इसका आंसर दीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? चलिए, इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को घोषित किया है जैव विविधता विरासत स्थल। बीते दिनों महाराष्ट्र में वन्यजीव शोधकर्ताओं के अनुसार एक समूह ने सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी तहसील में अंबोली के पास मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली की दुर्लभ प्रजाति सिस्टूरा हिरणकेशी की खोज की थी। सिस्टूरा हिरणकेशी मीठे जल में पाई जाने वाली सिस्टूरा मछली की एक दुर्लभ उपप्रजाति है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज इंक्रीज इंडियाज ग्रोथ रेट एस्टिमेट टू व्हाट परसेंटेज फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2021 to 22? 10.5%, 13.5%, 15.5% या फिर 12.5%? चलिए, इसका आंसर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? चलिए, इसका आंसर है 12%, 12.5% कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अनुमान व्यक्त किया कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर जो है 12.5% पर रह सकती है। इस तरह IMF ने जनवरी में अपने अनुमान में संशोधन किया और जनवरी 2021 में IMF ने अपने अनुमान में कहा था कि 21-22 में भारत की इकोनॉमी 11.5% की दर से आगे बढ़ेगी। विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना की मंजूरी दी है? विच बैंक हैज अप्रूव्ड a 32 million प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव हेल्थ सर्विस इन विच स्टेट? मिजोरम, बिहार, झारखंड या फिर दिल्ली? चलिए, इसका आंसर दीजिए। विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? 3.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यहाँ पे मिलियन में है, यहाँ पे करोड़ में है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम में परियोजना की शुरुआत की गई है। विश्व बैंक ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना गरीबों और कमजोर वर्गों को दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगी। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस तारीख को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है? On which date was the United Nations celebrate International Sport Day every year for development and peace? 12 मार्च, 6 अप्रैल, 10 मई या फिर 20 अगस्त?
चलिए इसका आंसर है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल के दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन दुनिया भर में कई तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है, परंतु इस बार कोरोना की महामारी जो चल रही है, इस वजह से पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य खेलों द्वारा सामाजिक परिवर्तन और सामुदायिक विकास को चलाने के लिए शांति और समझ को बढ़ावा देने से है। जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क पूरा कर लिया गया है? ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर डिड द आर्च वर्क फॉर द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बी कंप्लीटेड? तवा नदी, किशनगंगा नदी, चिनाब नदी या फिर डोडा नदी? चलिए इसका आंसर दीजिए। जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क पूरा हुआ है? चलिए इसका आंसर है चिनाब नदी। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बन रहा है। जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए जम्मू के रियासी चिनाब दरिया पर विश्व के सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्माण का इंजीनियरों ने अपना इतिहास रच दिया है। इस ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। रेलवे ब्रिज के दोनों सिरों को जोड़ दिया गया है। ये ब्रिज कन्याकुमारी को किस देश ने कोरोना वायरस से बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत से आने वाले यात्रियों पर 11 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक अस्थायी रोक लगा दी है? चलिए, ये एक और बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि अभी तक हम भारत देश के अंदर अपने भारत में दूसरे देश से आने के लिए रोक लगाया करते थे। अब यहाँ भारत में यहाँ पे लगातार मामले बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए ऐसा कौन सा देश है जो हमसे अब डर गया है? और उन्होंने भारत से आने वाले यात्रियों पर 11 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक के लिए अस्थायी रोक लगा दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टेम्परली बैंड ट्रेवल कमिंग फ्रॉम इंडिया फ्रॉम April 11 to April 28 due to the growing infection of coronavirus? ऑप्शन है फर्स्ट पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जापान या फिर नेपाल। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे और ऐसे ही करंट अपडेट आपको डेली का डेली मिलता रहेगा। मैं हूं आपको दोस्त ऋतुराज। तो चलिए इस क्वेश्चन का देखते हैं आंसर क्या रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने बैन कर दिया है 11 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक के लिए सभी भारतीयों को, जो भारत से आने वाले जितने भी एंट्री करने वाले हैं न्यूजीलैंड में, उनको टोटली बैन कर दिया गया है कि आप अभी नहीं आ सकते हैं। चलिए यहाँ पे काम की चीजों को मिलती है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन है। इसके अतिरिक्त अर्डन ने अपने देश के नागरिकों के भी भारत से वापस आने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। और यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे की गई है कि उन्होंने बोल दिया है कि जो वहां के नागरिक है, न्यूजीलैंड के जो नागरिक हैं, वो भारत में ही रहें। उन्होंने ये बोल दिया है भारत से वापस आने की अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, अब वहीं रहें, रोक लगा दी गई है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा ने कहा कि सरकार अन्य कोविड-19 हॉटस्पॉट देशों से आए लोगों पर नजर बनाए हुए रखी है। फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने इनमें से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन पीएफएफ को सस्पेंड कर दिया है? फीफा द गवर्निंग बॉडी ऑफ द फुटबॉल हैज सस्पेंडेड फुटबॉल फेडरेशन पीएफएफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? चीन, रूस, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? चलिए इसका आंसर दीजिए। ऐसा कौन सा देश है, ऐसे कौन से देश के फुटबॉल फेडरेशन को यहाँ पे बैन कर दिया गया है फीफा ने? चलिए इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया गया है। फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था, चलिए काम की चीज हमको मिलती है। फीफा क्या है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा संस्था है जो कि पूरी दुनिया में फुटबॉल को संचालित करा करती है। अहम फैसला लेते हुए 7 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पीएफएफ को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने यह फैसला तीसरे वर्ग के दखल के कारण लिया है। इसके अलावा फीफा ने चार्ड फुटबॉल एसोसिएशन को भी निलंबित करने का फैसला किया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को तीसरे पक्ष की दखलंदाजी की वजह से 4 साल में दूसरी बार सस्पेंड कर दिया गया है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी को 5 वर्ष एवं महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा की है? Which of the following state government has announced relaxation of 5 year of the male candidate of EWS? EWS क्या होता है यहाँ पे? इकोनॉमिकल वीक
सब डिवीजन सर्विस कैटेगरी एंड 10 ईयर ऑफ द फीमेल कैंडिडेट इन गवर्नमेंट जॉब। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट है जिसने ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीक कैटेगरी हुआ करती है उनको 5 वर्ष के लिए पुरुष उम्मीदवारों को और 10 वर्ष के लिए महिला उम्मीदवारों को छूट देने की यहाँ पे घोषणा की है। ऑप्शन आपके पास है पंजाब, बिहार, दिल्ली या फिर राजस्थान। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान में ये छूट दी गई है। सरकार ने आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की तर्ज पर आर्थिक रूप से पिछड़े पुरुष अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं में नौकरी के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी, जबकि इसी श्रेणी की महिला अभ्यर्थी को 10 वर्ष की छूट दी है। गहलोत ने, चलिए काम की चीज मिलती है, अशोक गहलोत वहां पे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अभी आपको हाल ही में आपको एक झगड़ा भी सुनाई दिया होगा। अशोक गहलोत और राकेश पायलट के लड़के जो हैं सचिन पायलट, उनके बीच में कुर्सी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे कि अपने मध्य प्रदेश में सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि गद्दारों की श्रेणी में आया करते हैं, शुरू से ये गद्दार कहलाते हैं क्योंकि इनके जो पूर्वज थे इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलके रहने लगे थे और हमारे भारत देश को पूरी तरह से गुलाम बनाने में इनका ही बहुत बड़ा एक योगदान भी रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये इतिहास की किताबों में आपको लिखा मिल जाएगा, आप वहां से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो वैसे ही जो वहां पे काम कर रहे थे, जैसा उनके पूर्वजों ने काम किया, वैसे ही इनके अंदर वही चीज है जिस वजह से ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दल बदल लिया इन्होंने और सरकार यहाँ पे गिराने की इनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया की विशेष भूमिका रही थी। ऐसे ही वही काम करने की कोशिश यहाँ पे की गई थी बीजेपी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार ने राजस्थान में, परंतु यहाँ पे सचिन पायलट के मन को वो नहीं बदल पाए और सरकार वापस बनी रही। चलिए तो वापस आता है, गहलोत ने 2021-22 के बजट में आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को राहत देने की घोषणा की थी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी ने यमुना को प्रदूषित करने हेतु औद्योगिक इकाइयों में लगे 13 ट्रीटमेंट प्लांट पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी हैज इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 30 रुपीज ऑन 13 ट्रीटमेंट प्लांट्स इन इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ द पॉल्यूटिंग द यमुना। 10.5 करोड़ रुपए, 15.5 करोड़ रुपए, 16.5 करोड़ रुपए या फिर 18.05 करोड़ रुपए। चलिए इसका आंसर दीजिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने समिति ने यमुना प्रदूषित करने हेतु किस औद्योगिक इकाई में 13 ट्रीटमेंट प्लांट को करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? चलिए आंसर है 12.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली सरकार ने जांच पाया कि कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सीईटीपी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। इसी वजह से यमुना में बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैल रहा है। इसको देखते हुए पर्यावरण क्षतिपूर्ति के आधार पर तय मानकों का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा बन गया? ये वही क्वेश्चन है जो आपसे स्टार्टिंग में पूछा गया था। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा बन गया है? हु हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू विथड्रॉल फ्रॉम द टोक्यो ओलंपिक 2021? ऑप्शन है आपके पास भारत, चीन, उत्तर कोरिया या फिर नेपाल। चलिए इसका आंसर दीजिए। टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश का कौन सा देश है जो बन गया है? चलिए इसका आंसर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया टोक्यो ओलंपिक 2021 से अपना नाम इन्होंने वापस ले लिया है और इसका कारण सीधा सा है, कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेना चाहता है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के खेल मंत्रालय की एक वेबसाइट ने कहा कि 25 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया है। सदस्यों का मानना था कि कोरोना महामारी के बीच खिलाड़ियों की सुरक्षा अहम है। वहीं तैराकी की वैश्विक संस्था फिना ने कहा कि 28 से लेकर 23 अप्रैल तक टोक्यो में होने वाले विश्व कप को रद्द कर दिया गया है। 18 से लेकर 23 अप्रैल तक के टोक्यो में होने वाले विश्व कप को रद्द कर दिया गया है। जो तैराकी विश्व कप होने वाला है उसको भी यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस में से किस दिन मनाया जाता है? On which of the following days is the International Day of the Elimination of the Rising Discrimination? ऑप्शन है आपके पास 10 जनवरी, 21 मार्च, 15 जुलाई या फिर 20 मई। चलिए इसका आंसर दीजिए। किस दिन को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय उन्मूलन दिवस?
चलिए, इसका आंसर है 21 मार्च। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस जो है वो मनाया जाता है। यह दिवस जातिवाद, नस्ली भेदभाव के विरुद्ध एकजुटता का आह्वान है। मतलब यहाँ पे हमको बात वही की जाती है कि जो जातिवाद है या नस्ली भेदभाव होता है, इसके विरुद्ध हमको एकजुट होकर लड़ना है। अक्टूबर 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस को मनाने की यहाँ पे घोषणा की थी। मानव अधिकारों के उल्लंघन के अतिरिक्त इस नस्ली भेदभाव का मानव स्वास्थ्य एवं कल्याण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है तथा यह सामाजिक सामंजस्य में बाधा उत्पन्न भी करा करता है। वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु के स्टेम की कोशिकाओं का उपयोग किया है? साइंटिस्ट हैव यूज्ड स्टेम सेल ऑफ द विच ऑफ द एनिमल टू मेक न्यू लिविंग रोबोट्स? बिल्ली, मछली, मेढक या फिर सांप? चलिए इसका आंसर दीजिए। किस जीवित रोबोट बनाने के लिए नए रोबोट बनाने के लिए किस जंतु के स्टेम कोशिकाओं का यूज किया गया है? चलिए इसका आंसर है मेढक। मेढक का यूज किया गया है। शुरू से मेढक जो है वो बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए मेढकों के स्टेम कोशिकाओं का यूज किया है। इन रोबोट्स को जेनोबॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। जेनोबॉट्स मेढक कोशिकाओं से बने होते हैं। उनका नाम जेनोपस लाविस मेढक के नाम पर रखा गया, जिन्होंने रोबोट बनाने के लिए कोशिकाओं की आपूर्ति की। जेनोपस लाविस एक अफ्रीकी मेढक है। निम्न में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने के लिए अनुमति दे दी है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज allowed private sector companies to partner in the production of the missile system? DRDO, इसरो, नासा या फिर BHEL? चलिए इसका आंसर दीजिए। किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर प्रोडक्शन करने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए अनुमति दे दी है निजी कंपनियों को? चलिए इसका आंसर है DRDO। DRDO ने अनुमति दे दी है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। DRDO ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिसाइल प्रणालियों के विकास और उत्पादन में इसके साथ काम करने की अनुमति भी दे दी है। भाई आप प्राइवेट भी यहाँ पे कर सकते हैं। प्राइवेट से मतलब यहाँ पे सिर्फ या तो अंबानी जी की कंपनी होगी या अडानी जी की कंपनी होगी। ये 2 ही 3 कंपनी हैं जिनको यहाँ पे सरकार जो है, अभी सरकार जो है सिर्फ एक ही काम कर रही है, अडानी अंबानी, इनको ही बढ़ावा देना है। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि कोरोना के वजह से आम आदमी की क्या हालत है और जो छोटे मझोले व्यापारी हैं उनकी भी क्या हालत है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारी सरकार के पास सिर्फ एक ही काम है, चुनाव कराते चलें और कुछ नहीं। यह घोषणा विकास एवं उत्पादन भागीदार कार्यक्रम के तहत की गई है। दोस्तों ये तो हमने देख लिया 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए, और साथ ही साथ में हमने ये जान लिया कि अभी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो आप इसके ऊपर विचार करिए और अपने विचारों को मन में ही रखिए, क्योंकि आप बोलेंगे तो आप देशद्रोही कहला सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिए, और पसंद नहीं आया तो प्लीज एक डिसलाइक बनता है। थैंक यू।